Dear students, in the last lecture we have done a very simple structure which was of sodium chloride. And in sodium chloride we have seen that the lattice was FCC. The basis has two atoms. One is of sodium, second one is of chlorine, and the positions of sodium and chlorine are such that one atom is located at a distance of half of the length of the body diagonal towards the direction of the body diagonal. And from the old discussion we have seen that in that structure, if one type of atoms are present at corners and at the centers of the phases, then another type of atoms are present at the body center and the cuboid centers and the locations we have discussed that if positions of one type of atoms is 0 0 0, 1 by 2 1 by 2 0, 1 by 2 0 1 by 2 and 0 1 by 2 1 by 2, then the positions of the another atom will be 1 by 2 1 by 2 1 by 2, 1 by 2 0 0, 0 1 by 2 0 and 0 0 1 by 2. ठीक है, तो ये हमने सारा लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया। अब जब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो जो अगला स्ट्रक्चर हमारे पास आता है इसके अंदर आपके सिलेबस के अंदर वो जो स्ट्रक्चर आता है वो आता है जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर जिसको हम जिंक ब्लेंड भी बोलते हैं, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके अंदर ई भी आएगा, जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर। जिंक ब्लेंड के अंदर हमने देखा कि जो बेसिस है, बेसिस के अंदर इसमें भी दो एटम्स है, तो जो इसकी बेसिस होगी एक जिंक का एटम होगा और एक हमारे पास सल्फर का एटम, एक जिंक का एटम होगा, सल्फर का एटम होगा। जो इसकी लैटिस बनेगी, लैटिस विल बी अगेन FCC। ठीक है, जो एटम्स के बीच का डिस्टेंस रहेगा, डिस्टेंस विल बी 1/4 ऑफ लेंथ ऑफ बॉडी डायगोनल, 1/4 of length of body diagonal, and direction will be towards body diagonal, towards body diagonal। तो अगर हम ये सारी पिक्चर वही हम बनाएंगे कि सपोज हम दो तरह की सबलैटिसेस मानते हैं, एक जिंक की है एक सल्फर की है, और जो एटम्स हैं दे आर प्रेजेंट एट कॉर्नर्स एज वेल एज द सेंटर ऑफ द फेजेस। तो अगर मैं एक लैटिस को दूसरे के अंदर इस तरह से मर्ज कर दूं कि जो दूसरे का कॉर्नर है, ध्यान से समझना, जो दूसरे का कॉर्नर है वो पहले की 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल की पोजीशन पे आ जाए। एक तो कॉर्नर पे है और फेस के सेंटर पे है, मैंने दूसरी बिल्कुल सेम एक और सब लैटिस उसके अंदर मर्ज कर दी और इस तरह से कर दी कि जो दूसरे का कॉर्नर है वो 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ द बॉडी डायगोनल आ गया। नाउ वी हैव टू विजुअलाइज द पोजीशन ऑफ द एटम्स इन दैट पर्टिकुलर यूनिट्स, इन दैट पर्टिकुलर यूनिट सेल। जैसे मैं बताऊं, थोड़ी सी बड़ी बनाते हैं एक बार। ये मेरे पास सपोज लैटिस बन गई जिसके कॉर्नर्स पे मैं कहता हूँ जिंक के एटम्स हैं और फेज के सेंटर पे हम मान लेते हैं, फेज के सेंटर पे मान लेते हैं। जो दूसरी तरह की जो सल्फर के एटम्स हैं दे आर डिस्प्लेस्ड एट
1/4 और टुवर्ड्स द बॉडी डायगोनल। बट बॉडी डायगोनल सपोज इस सामने वाले फेस का जो कॉर्नर है इससे बैक वाले फेस के कॉर्नर तक, सपोज मैं ये बॉडी डायगोनल आपका कंसीडर करता हूँ, ये वाला बॉडी डायगोनल कंसीडर करता हूँ, ठीक है। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आएगा वो कहाँ आएगा, 1/4 होगा बॉडी डायगोनल। इसके इसका मतलब सारे के सारे पीछे जाएंगे एटम्स 1/4, ऊपर जाएंगे 1/4, राइट में जाएंगे 1/4। सारे के सारे एटम्स पीछे, राइट में और ऊपर 1/4 1/4 1/4 की पोजीशन पे उठेंगे। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो था वो यहां आ गया। पहले कॉर्नर्स की बात करें, इसके कॉरस्पॉन्डिंग था वो पीछे वाले यूनिट सेल में चला जाएगा क्योंकि पीछे की तरफ जाना है। इस वाला था इसके साइड वाले यूनिट सेल में चला जाएगा, ये वाला था इसके साइड वाले यूनिट सेल में चला जाएगा, ये है आगे वाले यूनिट सेल में होगा, ये है ये भी उससे आगे के यूनिट सेल में, ये ऊपर के यूनिट सेल में और ये इधर वाले यूनिट सेल में। इसका मतलब अगर हम इस यूनिट सेल की बात करें तो कॉर्नर्स के कॉरस्पॉन्डिंग मेरे पास एक ही एटम बचेगा जो बॉडी के बीच में आएगा और पोजीशन होगी इसकी 1/4 1/4 1/4, ठीक है। अब हम फेज के सेंटर्स वालों की बात करते हैं। जो सामने वाला है, जो सामने वाला फेज है, अब इसको 1/4 पीछे जाना है, 1/4 राइट में जाना है, 1/4 ऊपर उठना है। तो इसकी लोकेशन सपोज हम कहीं आ गई यहाँ पे कहीं, ठीक है। सामने वाले फेज का आ गया, इस वाले फेज का क्योंकि 1/4 राइट में जाएगा इधर चला गया, इस वाले फेज का इधर चला गया, इस वाले फेज का जो होगा वो 1/4 ऊपर 1/4 राइट 1/4 पीछे। इसका मतलब मूव करके यहाँ पे, ठीक है। सामने वाले का हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया, इधर का हो गया, ऊपर वाला है वो भी चला जाएगा। अब ये नीचे वाला है इसको 1/4 ऊपर उठना है, 1/4 राइट में जाना है और 1/4 पीछे की तरफ जाना है। तो ये सपोज हो गया हमारा पोजीशन होगी इसकी ये। अब ये चार के चार जो एटम्स हैं जो दूसरे वाले हैं ये बॉडी के बीच में है, बॉडी के बीच में है। एक तो इस कॉर्नर से 1/4 पीछे 1/4 ऊपर 1/4 राइट में, एक नीचे क्योंकि हाफ पे तो यही है 1/4 पीछे चला गया, इसका मतलब फ्रंट फेस से 3/4 पीछे 3/4 राइट साइड में और 1/4 ऊपर क्योंकि नीचे वाले का 1/4 ऊपर। जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग है क्योंकि ये मेरे पास 1/2 की पोजीशन तो इसकी ऑलरेडी थी इसलिए हाइट इसकी 3/4 हो जाएगी। बैक साइड में भी क्योंकि हाफ पे पहले था 3/4 हो जाएगा, ठीक है। और ऊपर भी 1/2 था तो 1/4 ऊपर हो जाएगा। राइट में 1/4 रहेगा क्योंकि फेस पे 0 था तो ये 1/4 राइट में रहेगा, ठीक है। इसकी पोजीशन होगी जो सामने वाली पोजीशन थी। अब इसका जो एटम था 1/2 ऑलरेडी ऊपर था, 1/2 ऑलरेडी राइट में था, लेकिन 0 इस साइड था। तो क्या होगा 3/4 ऊपर हो गया, 3/4 राइट में हो गया और 1/4 पीछे की तरफ, 1/4 पीछे की तरफ हो गया। अब जो इंपोर्टेंट चीज टेट्राहेड्रल ये तो हो गया स्ट्रक्चर, ये हो गया स्ट्रक्चर। अब इसके अंदर जो इंपोर्टेंट चीज आती है वो आती है कि इसके जो जो बॉन्ड्स बनेंगे, जो ये चार बीच के अंदर आ गए, इसकी बॉन्डिंग कैसे होगी, बॉन्डिंग कैसे होगी। जिंक सल्फाइड के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो हर एक जो एटम है दैट इज टेट्राहेड्रली ज्वाइंट विद अनदर 4 एटम्स, अनदर 4 एटम्स। तो इसके जो नेबरिंग एटम्स हैं ऑब्वियसली वो भी 4 ही होंगे क्योंकि जो टेट्राहेड्रली इसके आसपास होंगे सबसे नियरेस्ट तो वही है। तो 4 एटम इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है दैट इज आल्सो 4, दैट इज आल्सो 4। अब अगर हम इसकी बात करें तो बॉन्ड कैसे बनेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए आपको क्या ध्यान रखना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये है बॉन्ड बनाने के लिए कि जो भी एटम बीच में है, क्योंकि बाकी तो सारे कॉर्नर्स में हैं या फेज के सेंटर पे हैं और दूसरी की यूनिट सेल्स में उनको शेयर कर रही हैं, सिर्फ ये 4 एटम ऐसे हैं जो हमारे पास बॉडी के सेंटर में हैं जिसको दूसरी यूनिट सेल शेयर नहीं कर रही, वो सारे के सारे इसी के अंदर है। तो जब हम इनकी बॉन्डिंग की बात करेंगे तो इनके चारों के चारों बॉन्ड हमारे पास यही बनेंगे, इसी यूनिट सेल के अंदर बनेंगे चारों के चारों बॉन्ड्स। इनके कॉर्नर्स वालों के लगा लो या फेस के सेंटर्स वालों के लगा लो कि कुछ इसमें बन सकते हैं कुछ बाहर बन सकते हैं, कुछ इसमें भी बन सकते हैं कुछ बाहर भी बन सकते हैं, लेकिन इनके सारे के सारे बॉन्ड्स हमारे चारों के चारों यहीं बनेंगे। अब चारों बॉन्ड इनके कैसे बनेंगे कि एक बॉन्ड तो इसका बनेगा जो भी नियरेस्ट कॉर्नर होगा, जो भी नियरेस्ट कॉर्नर होगा। फॉर एग्जांपल इसकी जब हम बात करेंगे तो इसका जो नियरेस्ट कॉर्नर है वो ये वाला कॉर्नर, सबसे नजदीक ये वाला कॉर्नर है क्योंकि आगे वाले फेस से 1/4 पीछे गया है, तो ये वाला कॉर्नर 3/4 दूर है,
ये वाला कॉर्नर भी 3/4 दूर है और ये तो और भी दूर है, तो सबसे नियरेस्ट जो कॉर्नर है वो इसका ये वाला, तो एक बॉन्ड तो बन गया इसका इसके साथ, ठीक है। बाकी के 3 बॉन्ड, एक बॉन्ड नियरेस्ट कॉर्नर के साथ, बाकी के जो 3 बॉन्ड बनेंगे वो जो नियरेस्ट कॉर्नर से, समझना इस चीज को, नियरेस्ट कॉर्नर से जो 3 फेजेस आके मिल रहे हैं, तुम अपने रूम के अंदर जहां भी बैठे हो उन कॉर्नर पे देखो, उस हर एक कॉर्नर के साथ 3 दीवारें अटैच हो गई हैं। अब ये जो दीवारें हैं दीज आर एक्टिंग एज ए फेजेस, तो 3 दीवारें अटैच हो गई हैं, उन तीनों दीवारों के जो फेज के सेंटर के एटम्स हैं एक एक बॉन्ड उनके साथ बनेगा, तो टोटल 4 बॉन्ड बनके एक कॉर्नर के साथ, 3 जो उस कॉर्नर के साथ 3 फेज आके ज्वाइन कर रहे हैं उन फेजेस के सेंटर्स के साथ, उन फेजेस के सेंटर्स के साथ। तो इस कॉर्नर के साथ कौन से फेज हैं, एक ये और एक सामने वाला, एक सामने वाला, तो एक बॉन्ड कॉर्नर के साथ और 3 बॉन्ड इसके जो एजेस हैं, जो फेजेस हैं जो इस कॉर्नर के साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनके साथ, ठीक है। इसके कंप्लीट, क्योंकि सेंटर से इधर गया तो नीचे से तो 1/4 ऊपर उठा, इसका मतलब ऊपर वालों से दूर है 3/4 है, इधर आया था राइट, तो इसका मतलब इनसे इधर आ गया, तो इसका नियरेस्ट कॉर्नर कौन सा बना, इसका नियरेस्ट कॉर्नर बना ये वाला, पीछे वाला। अब इस कॉर्नर के साथ 3 फेज कौन से अटैच है, इसके साथ एक ऊपर वाला, एक नीचे वाला और एक पीछे वाला, इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन गया। अब आ जाओ इस पे जो यहां से गया था, अब जब ये यहां पे, इसका मतलब हाफ की ऊंचाई पे, तो यही है 1/4 और जुड़ा तो ये 3/4 हाइट पे चला गया। अब जब 3/4 हाइट पे चला गया, इसका मतलब नीचे वालों से तो दूर है, और 1/2 ये पहले पीछे क्योंकि फेस के सेंटर पे है, इसलिए जब 3/4 हुआ पीछे तो ये सबसे नजदीक किसके जाएगा, ये जाएगा इस कॉर्नर के सबसे नजदीक चला गया, इस कॉर्नर के सबसे नजदीक चला। तो इसके एक बॉन्ड तो बन गया इस कॉर्नर के साथ, और इसके साथ अटैच 3 फेज कौन से हैं, पीछे वाले कॉर्नर के साथ, एक तो ये, एक ये, ठीक है, और एक ऊपर वाला हो गया, और एक हो गया ये बैक साइड वाला, इसके भी कंप्लीट 4 के 4। अब आ गया ये वाला, ये किसके था, इसके कोरस्पोंडिंग वाला एटम है। तो जब ये इससे 1/4 डिस्प्लेस हुआ, 1/2 हाइट पे है, ये 1/2 राइट पे है, तो इसका मतलब 1/4 हाइट पे चला गया, 3/4 हाइट पे चला गया, 3/4 राइट पे चला गया, लेकिन आगे से 1/4 पीछे, तो इसका जो नियरेस्ट कॉर्नर बन गया वो बन गया ये वाला। अब इसके साथ जो 3 अटैच हैं, एक तो हो गया ये क्योंकि आगे का है ये, एक हो गया ये और एक हो गया ये। दिस इज कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ जिंक सल्फाइड, जिसके अंदर कॉर्नर पे जो एटम्स है वो सपोज जिंक के हैं, अंदर के जो एटम्स है वो सपोज सल्फर के हैं, और जो इसकी बॉन्डिंग है दैट इज टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग। और टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग के अंदर हमारे पास जो बॉन्ड्स बनते हैं, एक बॉन्ड तो बनता है उसके नियरेस्ट कॉर्नर के साथ, और बाकी के जो 3 बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं उसके जो नियरेस्ट कॉर्नर के साथ उसका बॉन्ड बना है उसके साथ जो 3 फेज हैं उनके सेंटर के एटम्स के साथ, तो मेरे पास फाइनल बन गया ये। अब क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर में हमने देखा कि ये एक लेंथ बड़ी होती है और ये 3 हमारे पास जो लेंथ होती हैं वो इक्वल होती है, तो हर एक जो एटम है दैट इज सराउंडेड बाय 4 एटम्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4, एंड बिकॉज कोऑर्डिनेशन नंबर इज 4 तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज आल्सो वेरी स्मॉल, तो इसका जो पैकिंग फ्रैक्शन आता है दैट इज ओनली 0.34 विच इज इक्वल टू 34%। इसका मतलब इसका अगर हम यूनिट सेल का टोटल वॉल्यूम निकालें तो टोटल वॉल्यूम में से सिर्फ 34% ऐसा पार्ट है जो एटम्स ने एक्वायर कर रखा है, बाकी सारा इसका जो वॉल्यूम है वो खाली पड़ा है। तो दैट्स व्हाई पैकिंग डेंसिटी इज आल्सो वेरी लेस, पैकिंग डेंसिटी इसकी काफी कम है, पैकिंग फ्रैक्शन इसका ओनली 34%। तो इसके अंदर जो पोजीशंस आ गई हमारे पास, पोजीशन क्या क्या आई, एक तो एटम्स हो गया मेरे पास 0 0 0 पे, सपोज जिंक को हम बात कर लेते हैं,
0 0 0, फेज के सेंटर पे इसका मतलब 0 1/2 1/2 1/2 0 1/2 एंड 1/2 1/2 0। ये तो आ गई जिंक की पोजीशन। सल्फर की पोजीशन क्या आई? 1/4 1/4 1/4, इससे चेंज है, तो ये इसकी पोजीशन 1/4 1/4 1/4 1/4 3/4 3/4 3/4 1/4 3/4 एंड 3/4 3/4 1/4। ये जो पोजीशंस होगी, ये पोजीशंस होगी हमारे पास सल्फर एटम्स, सल्फर एटम। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जिंक ब्लेंड स्ट्रक्चर एंड जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। मैं एक बार ब्रीफली इसको फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जिंक ब्लेंड के अंदर हमारे पास क्या है कि जो लैटिस है दैट इज FCC, बेसिस के अंदर दो एटम्स हैं, एक हमारे पास है जिंक का, एक है सल्फर का। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल। जो दोनों के बीच का जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स द बॉडी डायगोनल। तो हर एक पॉइंट के साथ जो दो एटम्स अटैच हैं वो इस तरह से हैं कि उनके बीच का जो डिस्टेंस हो रहेगा 1/4 ऑफ द बॉडी डायगोनल, और उनके बीच का उनकी जो डायरेक्शन होगी दैट इज आल्सो टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल। टुवर्ड्स, वो तुम्हारी मर्जी, तुम किसी से भी करोगे ऑटोमेटिकली वहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो जब हम उसकी लोकेशंस देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक तरह के जो एटम्स है दे आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एंड द सेंटर ऑफ द फेजेस, और जो दूसरी तरह के एटम्स हैं वो हम देखते हैं कि चारों के चारों हमारे पास बॉडी के अंदर आ जाते हैं, बाकी सारे एटम्स दूसरी यूनिट सेल्स के अंदर जाते हैं। जब हम बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग है इसकी टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग, और बॉन्डिंग इसकी किस तरह से है कि एक बॉन्ड तो ये बनाएगा जो भी उसका नियरेस्ट कॉर्नर है उसके साथ, जो भी नियरेस्ट कॉर्नर है उसके साथ, और बाकी के जो उसके तीन बॉन्ड बनेंगे वो बॉन्ड बनेंगे जो उसके जिस कॉर्नर के साथ उसका बॉन्ड बना है उसके साथ जो तीन फेजेस अटैच होती हैं, जो तीन दीवारें तुम्हारी उस कॉर्नर के साथ अटैच होंगी, तो उनके जब सेंटर से हम बॉन्ड बनाएंगे तो तीन बॉन्ड हमारे बन जाएंगे उनके कॉरस्पॉन्डिंग। तो हर एक को जब तुम देखोगे तो तुम्हारे पास जो बॉन्डिंग आएगी वो इस तरह से आ जाएगी, जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर डाउट होगा तो वो हम बाद में लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आई थिंक इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द जिंक सल्फाइड। मैंने बता दिया पैकिंग जो इसकी एफिशिएंसी है, पैकिंग डेंसिटी है या जो इसका पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज वेरी वेरी स्मॉल, दैट इज ओनली 34%। तो हम जब बात करते हैं पैकिंग की तो इट इज वन ऑफ द लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स, वन ऑफ द लूजली पैक्ड स्ट्रक्चर्स, बिकॉज जो इसकी पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज ओनली 34%। और अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो हम एग्जांपल के अंदर इसमें ले सकते हैं कि गैलियम आर्सेनाइड है, इंडियम एंटीमनी है, या गैलियम एंटीमनी है, या इंडियम फॉस्फाइड है, या गैलियम फॉस्फाइड है, या कॉपर क्लोराइड है। ये वो जो सारे के सारे जो एटम्स, मैं दोबारा बता देता हूँ, इंडियम एंटीमनी, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम एंटीमनी, इंडियम फोस्फाइड, गैलियम फोस्फाइड एंड कॉपर क्लोराइड, ये सारे के सारे जो एटम जो क्रिस्टल्स हैं दे क्रिस्टलाइजेस इन द फॉर्म ऑफ जिंक सल्फाइड। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट जिंक सल्फाइड स्ट्रक्चर। एक इसी का सिमिलर स्ट्रक्चर है जो तुम्हारे सिलेबस के अंदर बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो थोड़े से चेंजेस हैं, हम उनको वन बाय वन कर लेंगे। जो चेंजेस हैं स्ट्रक्चर ऐसा ही है, सिर्फ एटम्स का डिफरेंस है, वो भी मैं आपको साथ के साथ ही एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आज के लेक्चर में ही ये खत्म हो जाए। तो जो इससे नेक्स्ट तुम्हारे सिलेबस में आता है वो आता है भाई डायमंड स्ट्रक्चर। डायमंड स्ट्रक्चर इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर है, काफी बार पेपर में पूछा जाता है, और अगर तुम देखोगे तो बड़ा सिंपल है। इसके अंदर क्या है कि लैटिस FCC, इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, क्यों ये स्पेशल है, क्योंकि इसकी बेसिस में दो एटम है। अब तुम कहोगे कि डायमंड तो हमारा कार्बन का एलोट्रोप है तो इसके अंदर तो सारे कार्बन होते हैं। इसकी जो बेसिस है इसके अंदर दो कार्बन है और दोनों ही हमारे सेम एटम्स हैं और दोनों ही कार्बन है। इसका मतलब इसकी जो बेसिस है वो C2 की है, नॉट C, इट इज C।
और जो इसके बीच का जो डिस्टेंस है, बाकी सारे का सारा इसका जिंक सल्फाइड का पार्ट है, जो डिस्टेंस है दैट इज 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल, और जो डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स बॉडी डायगोनल। ठीक है, अगर हम इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो स्ट्रक्चर भी इसका बिल्कुल वैसा ही है जैसा जिंक सल्फाइड का बना है हमारा। कि एक तरह के क्या एक उसके जो हैं वो कॉर्नर्स पे और फेस के सेंटर्स पे, ठीक है, और इसके कोरस्पोंडिंग जो एटम्स हैं दे आर डिस्प्लेस्ड एज 1/4 ऑफ बॉडी डायगोनल। तो इसके कोरस्पोंडिंग हमारे सपोज यहाँ पे आ गया, मैंने पिछले में सारे एक्सप्लेन कर ही दिया है। इसके कोरस्पोंडिंग सपोज यहाँ आ गया, सामने वाले के कोरस्पोंडिंग सपोज हमारा यहाँ आ गया, और नीचे वाले के कोरस्पोंडिंग सपोज यहाँ आ गया, बाकी सारे बाहर चले जाते हैं। जब हम इसके बॉन्डिंग की बात करते हैं तो बॉन्डिंग इज आल्सो टेट्राहेड्रल बॉन्डिंग। वही बॉन्डिंग का हिसाब है कि एक बॉन्ड बनेगा नियरेस्ट कॉर्नर के साथ, और बाकी तीन इसके साथ जो अटैच्ड फेजेस इनके साथ। तो इसका जो बनेगा वो इसके साथ, और अटैच्ड फेसेस हैं वो ये वाले। इसका जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड बनेगा इसके साथ जो अटैच्ड फेसेस हैं ये और इसका बनेगा इसके साथ, तो एक ये और एक ये इसके साथ, और एक ये हो गया, एक ऊपर वाला हो गया, एक ये हो गया, और एक इधर वाला। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। ये सारे के सारे कार्बन है, इनके अंदर कोई दूसरा एटम एग्जिस्ट नहीं करता। तो 3 कार्बन हमारे बॉडी के सेंटर पे हो गए, बाकी हमारे फेज के सेंटर पे और कॉर्नर्स पे हो गए। इसका भी जो पैकिंग फ्रैक्शन है दैट इज 34%, और जो स्ट्रक्चर है दैट इज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। अब आपको कैसे पता रहेगा कि भाई ये सही हो रहा है या गलत बन रहा है जो स्ट्रक्चर तुम बना रहे हो? इसका थोड़ा सा एक तरीका है। एक कॉर्नर का तो पता लग जाएगा नियरेस्ट का, उसके अलावा जो कॉर्नर्स होंगे वो सारे के सारे डायगोनल कॉर्नर्स होंगे। साथ वाला कॉर्नर कोई नहीं होगा, जैसे इसके साथ बन गया, ना इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ना इसके साथ बॉन्ड बनेगा, ना इसके साथ बॉन्ड बनेगा। इसके डायगोनल ये वाला है, इसके साथ बनेगा, डायगोनल ये वाला है, इसके साथ बनेगा, डायगोनल ये वाला है, इसके साथ। कॉर्नर्स को तो ये पहचान, हर एक फेज के सेंटर्स के साथ आपके 2-2 बॉन्ड बनेंगे, ना किसी के साथ 3 बनेंगे, ना किसी के साथ 1 बनेगा। अगर किसी के साथ 3 बन रहे हैं या 1 बन रहे हैं, इसका मतलब आपका स्ट्रक्चर गलत होगा। वो आपको चेक करना पड़ेगा कि ना किसी को हमारे फेज के सेंटर के साथ 3 बॉन्ड बनेंगे, ना 1 बनेगा। अगर वहां हो रहा है तो इसका मतलब तुम्हारी विजुअलाइजेशन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो कॉर्नर एक पहचान करके उसके डायगोनल वाले कॉर्नर के साथ बॉन्ड बनेंगे, और जो फेजेस के सेंटर्स हैं उनके साथ हर एक के साथ 2-2 बॉन्ड बनेंगे, किसी के साथ भी 3 या 1 बॉन्ड नहीं। ठीक है, तो दिस इज डायमंड स्ट्रक्चर। फिर भी अगर कुछ पूछना होगा, क्योंकि ये दोनों एक जैसे थे इसलिए मैंने एक ही लेक्चर में इनको करवा दिया कि इनके लिए हम अलग से लेक्चर क्यों रखें। ठीक है, आई थिंक आपका ये स्ट्रक्चर्स वाला पार्ट कंप्लीट हो जाता है, एंड हियर इट एंड्स योर यूनिट नंबर 1। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम अगले यूनिट शुरू करेंगे, विच इज द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल।